नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। देखिए, आज का जो वीडियो है ये चैप्टर 2 का दूसरा भाग है। पहला भाग जो है वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन सेक्शन में मिल जाएगा। और भारत की राज्य व्यवस्था की जितने लेक्चर अभी तक हुए हैं वो आप नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज संविधान के निर्माण का दूसरा भाग। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया कि संविधान के निर्माण का जो भाग 2 है, जो आज की वीडियो है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। तो पहला है संविधान सभा की जो समितियां बनी थी, छोटी समिति थी, बड़ी समिति थी, एक प्रारूप समिति थी, उसके बारे में पूरा डिटेल हम देखेंगे यहाँ पर। फिर संविधान का प्रभाव में आना, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो देखेंगे। और संविधान का प्रवर्तन, यानी कि संविधान पूर्णतया पारित होने से पहले ही कुछ ऐसे अनुच्छेद थे जो पहले ही लागू हो गए थे, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम संविधान सभा की समितियों से। तो अपने भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ने विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया था। इसमें से जो समितियां थी 8 बड़ी समितियां थी और 13 जो है छोटी समितियों का गठन किया गया था। आइए अब हम देखते हैं समितियां तथा उनके अध्यक्ष। तो बड़ी समितियों में सबसे पहला जो था वो संघ शक्ति समिति थी। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। दूसरा जो समिति था वो संघीय संविधान समिति थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर था प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। फिर प्रारूप समिति, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। फिर एक सलाहकार समिति बनी थी, जिसमें कई ऐसे तथ्य शामिल किए गए थे कि बाद में इसको 5 उप समिति में विभाजित किया गया। और मुख्यतः इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब इस सलाहकार समिति का जो संबंध था वो मौलिक अधिकारों से, अल्पसंख्यकों से, जनजातियों से और बहिष्कृत क्षेत्रों के साथ था। तो इन्हीं के आधार पर 5 उप समितियां बनाई गई, जिसमें से पहला था मौलिक अधिकार उप समिति, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी जी ने की थी। दूसरा था अल्पसंख्यक उप समिति, जिसकी अध्यक्षता एच.सी. मुखर्जी ने की थी। और असम के उत्तर पूर्व सीमांत जो जनजाति क्षेत्र था उसको छोड़ करके और आंशिक रूप से जो छोड़े गए क्षेत्र थे उनके लिए एक उप समिति का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता गोपीनाथ बोरदोलोई ने की थी। जो चौथी उप समिति थी वो संबंधित था आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों से। इसमें जो छोड़े गए क्षेत्र थे वो असम में जो सिंचित यानी कि जहां खेती करने योग्य जो क्षेत्र था उसके अलावा भी कुछ क्षेत्र थे जो छोड़े गए थे, तो उसके लिए भी उप समिति का गठन हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो ए.वी. ठक्कर जी बने थे। और आखिरी जो उप समिति थी वो उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति थी। तो इसमें ब्रिटिश सरकार के 3 जून 1947 के बयान का राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि जनमत संग्रह का पालन करके उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान पाकिस्तान राज्य के भूभाग का हिस्सा बन गया। और जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के जनजातीय इलाके इसी राज्य या शासन के अंतर्गत आने लगे। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा बलूचिस्तान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए उप समिति को इसलिए भारत के संविधान की तरफ से कोई कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। ठीक है। इसके बाद जो छठी सबसे बड़ी समिति थी वो प्रक्रिया नियम समिति थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। फिर राज्यों के लिए भी समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और फिर था संचालन समिति, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो ये कुल 8 बड़ी समितियां थी। आइए इसके बाद देखते हैं हम छोटी समितियों के बारे में। तो छोटी समितियों में पहली जो समिति थी वित्त एवं कर्मचारी समिति, या फिर इसको स्टाफ समिति भी बोला गया। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। फिर क्रेडेंशियल समिति या प्रत्यायक समिति, जिसकी अध्यक्षता अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने की थी। फिर सदन समिति की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता बी पट्टाभि सीतारमैया ने अध्यक्षता की थी। फिर कार्य संचालन समिति था। कार्य संचालन समिति की जो अध्यक्षता की वो डॉक्टर के.एम. मुंशी ने किया। राष्ट्रध्वज संबंधी समिति का निर्माण हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। संविधान सभा के जो भी कार्य होते थे उसके लिए एक समिति का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर जी ने किया। फिर सर्वोच्च न्यायालय के लिए समिति की स्थापना हुई,
जिसकी अध्यक्षता एस वरदाचारी ने किया। लेकिन ये जो थे एस वरदाचारी जो थे ये सभा के सदस्य नहीं थे। फिर मुख्य आयुक्तों के प्रांत के लिए समिति का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता बी पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। फिर संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों से संबंधित समिति का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता नलिनी रंजन सरकार ने किया। ये भी सभा के सदस्य नहीं थे। फिर भाषाई प्रांत आयोग, इससे संबंधित जो अध्यक्ष थे वो एस के डार थे, ये भी सभा के सदस्य नहीं थे। फिर प्रारूप संविधान विशेष जांच समिति का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। फिर प्रेस दीर्घा समिति हुआ, जिसकी अध्यक्षता उषा नाथ सेन ने किया। और फिर लास्ट नागरिकता पर समिति, जिसकी अध्यक्षता एस वरदाचारी ने किया। ये भी सभा के सदस्य नहीं थे। आइए अब जानते हैं हम प्रारूप समिति के बारे में। तो प्रारूप जो समिति है इसका जो गठन हुआ वो 29 अगस्त 1947 को हुआ और यह संविधान की बाकी सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि इस समिति के ऊपर संविधान के प्रारूप को तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी थी। अब इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसके जो बाकी सदस्य थे वो एन गोपाल स्वामी आयंगर थे, फिर अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव थे। अब इन्होंने बी एन मिश्रा की जगह ली थी। फिर टी टी कृष्णामाचारी थे। जब डीपी खेतान जी की मृत्यु हो गई 1940 में, तो इनकी मृत्यु के पश्चात में टी टी कृष्णामाचारी ने जगह ली थी। तो संविधान के निर्माण में जो विभिन्न समितियां बनाई गई थी, इन्होंने अपने प्रस्ताव को रखा और इनके प्रस्तावों के आधार पर पहला प्रारूप का निर्माण हुआ, जिसका प्रकाशन फरवरी 1948 में किया गया और ये भारतवासियों के समक्ष रखा गया कि जिससे वो उस पर वो चर्चा कर सके और संशोधन का प्रस्ताव दे सके। इसके लिए जो पूर्ण समयावधि दी गई वो 8 महीने का समय इनको दिया गया और जब भारतवासियों के सुझाव आ गए तो उसके बाद में फिर से प्रारूप को मॉडिफाई किया गया, दूसरा प्रारूप तैयार किया गया और दूसरे प्रारूप को तैयार करने के बाद में उसको अक्टूबर 1948 में पुनः प्रकाशित किया गया। अब इस पूरे समय काल में टोटल 141 बैठक हुई थी। तो आइए अब देखते हैं हम संविधान का प्रभाव में आना। तो समितियों एवं भारतवासियों द्वारा सुझाए गए सुझाव के आधार पर जो प्रारूप समिति थी उसने दूसरी बार उसमें संशोधन किया और आखिरी बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में जो प्रारूप बनके तैयार हुआ था उसको प्रस्तुत किया। इस बार जो संविधान था उसको पहली बार पढ़ा गया और 5 दिनों तक इस पर चर्चा चलती रही। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ और इस बार जो विचार हुआ वो संविधान को कई खंडों में देख करके किया गया और यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला। अब इस समय अवधि में टोटल जो प्रस्ताव आए संशोधन के वो 7653 है, जिसमें से 2473 मुद्दों पर विचार होना शुरू हो गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसका नाम क्या था? तो द कॉन्स्टिट्यूशनल एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक इन्होंने ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो प्रस्ताव था संविधान के प्रारूप को लेकर के वो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया, पारित किया गया और घोषित किया गया और इसके पारित और घोषित होने पर जो अध्यक्ष और सदस्य थे उनके हस्ताक्षर भी संविधान पर लिए गए। सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या 299 थी उसमें से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख देखने को मिलता है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया था, लागू किया, वह स्वयं को संविधान के प्रति समर्पित किया। तो ये जो संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को जो संविधान पारित हुआ उसमें प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां
मौजूद थी और जब पूरा संविधान लागू हो गया तो उसके बाद में फिर प्रस्तावना को लागू किया गया था और हमारे विधि के जो नए मंत्री बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन्हीं को भारत के संविधान का पिता कहा जाता है और आधुनिक मनु की संज्ञा भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दी जाती है। आइए अब देखते हैं हम संविधान का प्रवर्तन। तो 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान ऐसे थे जो अपने आप ही लागू हो गए, जैसे नागरिकता से संबंधित चुनाव, संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम से जो जुड़े अनुच्छेद थे, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। तो ये सारे अनुच्छेद जो थे वो अपने आप लागू हो गए और इनका जो संबंध था वो ऊपर जैसे मैंने बताया नागरिकता, चुनाव, संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम से जुड़े हुए थे। तो बचे हुए जो संविधान के प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया और इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत को जो संविधान था वो पूर्ण रूपेण पूरे भारत पर लागू हो चुका था। तो इस दिन को यानी कि 26 जनवरी को संविधान की शुरुआत के रूप में चुना गया। क्यों चुना गया? क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो दिसंबर 1929 में आया में पारित हुआ जो संकल्प था उसके आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और इसी दिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया, लेकिन एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 ये लागू रहा। तो ये था आज संविधान के निर्माण भाग 2 से संबंधित तथ्य। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो होगा कांग्रेस के विशेषज्ञ समिति से संबंधित, संविधान सभा की आलोचना और कुछ ऐसे आवश्यक तथ्य जो जानने बहुत जरूरी हैं और संविधान का हिंदी पाठ। तो ये पूरा जो चैप्टर है वो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें जाकर के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये वीडियो कंटेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सही लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।